अच्छी खबरों में बात सबसे पहले मौसम की। दिसंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही उत्तर भारत के राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर जहां पहले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं अब मैदानी राज्यों में भी कोहरे और शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसके चलते आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना है और साथ ही दिल्ली समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में घना कोहरा छाया रह सकता है। हर गुजरते दिन के साथ उत्तर भारत के राज्यों में कोहरे और शीतलहर का असर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा से लेकर पंजाब तक और दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक कई शहर इन दिनों घने कोहरे की जद में हैं। अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर कोहरे की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम होने से न सिर्फ सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है, बल्कि ट्रेनों पर भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। कम विजिबिलिटी के चलते लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ी हैं। जो चारों तरफ जो है जो धुंध है वो दिखाई दे रही है। जो वाहन चालक है वो धीमी गति से वाहन चला रहे हैं और जो ड्रिपर हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए। लेकिन फिलहाल हम दिल्ली के जो रोड पर हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन जो है धीमी गति से चले हुए हैं और जो बिल्कुल जो विजिबिलिटी है ना के बराबर है और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। रैंकर जो वाहन है वो चल रहे हैं और जो पलक झपकते ही वाहन जो है वो नज़रों से ओझल हो जाते हैं। और फिलहाल अभी जो आप देख रहे हैं कि रोहतक में जो सिटी है उसमें जो दिल्ली बाईपास पर जो ये धुंध का नज़ारा आप देख रहे हैं। कोहरा इतनी तेज है, गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी। बहुत तगड़ा कोहरा है, कल से भी ज़्यादा है। कहाँ से आए हो आप ट्रैक्टर लेके? नवादा से। कितनी देर में पहुँचे हो? 1-1.5 घंटा लग गया था। और वैसे कितनी देर लगती है? 15 मिनट का रास्ता है। कोहरे में बड़े हिसाब से बस बहुत देख के संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है जी, और दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है। मौसम विभाग की ओर से कुछ रोज पहले ही कोहरे और शीतलहर को लेकर ऐसा अनुमान जताया गया था, जो पूरी तरह से सही साबित होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा रहने के आसार हैं। ऐसे में लोगों से घरों से बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, ताकि कोहरे के कारण होने वाली परेशानी से बचा जा सके। इस वक्त हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पर जो विजिबिलिटी लेवल है वो काफी कम हो गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कोहरा जो है उसकी वजह से राष्ट्रपति भवन जो यहाँ से महज 150 मीटर की दूरी पर है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लोग यहाँ पर काफी भारी मात्रा में आए हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर इंडिया गेट है, जो यहाँ से महज 50 से 80 मीटर की दूरी पर है, लेकिन कोहरे की वजह से इंडिया गेट भी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश एरिया है, मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ भी डेंस फॉग हो रहा है। वो तो खैर नॉर्थ ईस्टर्न में यूजुअल फिनोमिना है, लेकिन उत्तर प्रदेश और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में वेरी डेंस फॉग अभी आने वाले दिनों में भी 2 दिन कंटिन्यू रहने का अनुमान है, जिसके लिए हमें ऑरेंज अलर्ट दिया है। प्लेन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हमारा अनुमान है कि विंड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो वेरी डेंस फॉग है वो वेरी डेंस की बजाय डेंस फॉग होने का अनुमान है, जो हमने पंजाब हरियाणा के लिए कल सुबह और परसों सुबह के लिए दिए हैं। एनसीआर दिल्ली के लिए हमारा अनुमान है कल सुबह डेंस फॉग रह सकता है, उसके बाद मॉडरेट फॉग ही रहने का अनुमान है। बात अगर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के मौसम की करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक इन दिनों सूखी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। तापमान में लगातार गिरावट और शीतलहर ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलाव और कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की हैं, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में एक दिन पहले हुई बर्फबारी से तुलेल घाटी की खूबसूरती बढ़ गई। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर घाटी घूमने के लिए पहुंच रहे पर्यटकों से। इस बर्फबारी के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी जानिब बांडीपोरा के मैदानी इलाकों में गहरे कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे विजिबिलिटी कम हुई है।
मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में आने वाले चंद दिनों के दौरान ठंड जारी रहेगी और पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी या बारिश होने का इम्कान है। हालांकि दिसंबर के इस महीने में अभी तीनों ही पहाड़ी राज्यों में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके असर से आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश पहाड़ी राज्यों में होने की संभावना जताई गई है। खासकर जम्मू कश्मीर में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल सकता है। अगर आप ये सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो आपको 2 क्लाउड पैच दिखाई दे रहे हैं। एक जम्मू कश्मीर के ऊपर जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर, उसके रिलेटेड है, वो लगातार 2 से 3 दिनों तक जहाँ ही पड़ा हुआ है। और दूसरा एक आपको ईरान अफगानिस्तान की तरफ से क्लाउड्स दिखाई दे रहा है, वो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 2 सिनोप्टिक सिस्टम है। और इसके प्रभाव से क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में आज जम्मू कश्मीर इवन हिमाचल उत्तराखंड कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रेनफॉल स्नोफॉल रहने का अनुमान है। उसके बाद 2 दिन ड्राई रहेगा और दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण लाइट रेनफॉल स्नोफॉल फिर जम्मू कश्मीर में आने का अनुमान है। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो जल्द ही बर्फबारी की राह देख रहे कश्मीर के लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, मनीषा लड्डा, रोहतक से सुरेंद्र सिंह और बांदीपोरा से सज्जाद सोफी, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर है संगम नगरी प्रयागराज से, जहां 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। 44 दिनों के इस आयोजन के दौरान 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित त्रिवेणी स्नान का लाभ मिल सके। संगम की रेती पर फिर से दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है, जिसके लिए इन दिनों तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। ये माघ मेला भले ही महाकुंभ जितना बड़ा न हो, लेकिन इसकी तैयारी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जा रही, क्योंकि अनुमान है कि 44 दिनों के इस आयोजन के दौरान 12 से 15 करोड़ लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए तीर्थराज प्रयाग आ सकते हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से खास तैयारी की जा रही है। हमारी भावना ये होनी चाहिए कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम पूरे मेहनत से सकुशल स्नान कराएं, हमारा व्यवहार अच्छा रहे और जो भी वो मदद मांगते हैं तो मदद के तौर पे उनको हमने जो भी जानकारी देनी है हेल्प देनी है वो पूरी हम उनको उपलब्ध कराएं। जानकारी के मुताबिक इस साल माघ मेले में करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो आधुनिक उपकरणों और हथियारों से लैस होंगे। सुरक्षा व्यवस्था में यूपी एटीएस, एसटीएफ, एलआईयू और अन्य कई खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी रखेंगी। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से भी यूपी पुलिस ने मदद मांगी है। वहीं माघ मेले में इस बार 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां और 20 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और तो और मेले में सुरक्षा के मद्देनजर करीब 50 ड्रोन कैमरे तैनात रहेंगे, जबकि मेला क्षेत्र में 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसमें से 150 से ज्यादा कैमरे एआई बेस्ड होंगे, जो सुरक्षा के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें भी लगातार जांच और निगरानी का जिम्मा संभालेंगी। इसके अलावा मेले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड कंपनी पीएसी की टीमें भी तैनात रहेंगी। माघ मेला 2026 का शुभारंभ 3 जनवरी से हो रहा है पौष पूर्णिमा के साथ, जो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ संपन्न होगा। इस बार जैसा कि आपने बताया कि अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि लगभग 12 से 15 करोड़ लोग पूरे मेला अवधि में आएंगे और मौनी अमावस्या के लगभग 3.5 से 5 करोड़ की भीड़ की संभावना व्यक्त की गई है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारे 17 थाने रहेंगे और हमारे 42 पुलिस चौकियाँ रहेंगी, 20 फायर स्टेशन रहेंगे और लगभग 10,000 पुलिसकर्मी इसमें नियुक्त होंगे। और इसमें एटीएस की टीम भी हमारी रहेगी, एसटीएफ की टीम भी रहेगी, केंद्रीय एजेंसियों से भी हमारा सहयोग रहेगा, एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने लगभग 50 ड्रोन कैमरे भी व्यवस्थापित करने की योजना बनाई है। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद मेला प्रशासन को उम्मीद है कि माघ मेले में भी
आस्था का सैलाब उमड़ने वाला है, इसीलिए मेला पूरी तरह से कुंभ मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो या पार्किंग स्थल हो, सड़कें हो या घाट, बिजली पानी हो या शौचालय, हर व्यवस्था को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। हमने व्यापक योजनाएं बनाई हैं कि भीड़ नियंत्रित तरीके से आए और उनकी सुरक्षित और सुगम वापसी हो सके। स्नान में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए जल की विशेष योजना बनाई गई है। गाड़ियों की जैसे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए पिछले माघ मेला 2024 में जो 80,000 वाहन क्षमता की पार्किंग थी, 30 पार्किंग थी, इस बार हम लोगों ने लगभग 42 पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं, जिनमें 1,30,000 से अधिक वाहनों को पार्क किए जाने की क्षमता है और पार्किंग स्थलों को भी चिन्हित किए जाने की योजना चल रही है। प्रयास ये है कि जो वाहन आए वो पार्किंग स्थलों में पार्क हो सके और श्रद्धालुओं को निकटतम स्थान तक लाया जा सके ताकि उनको कोई प्रकार की असुविधा न हो। ये ऐसा आयोजन है जिसका इंतजार न सिर्फ साधु संतों और अखाड़ों को रहता है, बल्कि देश भर से आने वाले कल्पवासियों को भी रहता है। कुल मिलाकर 3 जनवरी से संगम के किनारे श्रद्धा, संयम और नियम के साथ जीवन जीने की परंपरा जीवंत होने वाली है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं उस डील की जिसकी वजह से मशहूर कोल्हापुरी चप्पल परदेश में सोने चांदी के भाव में मिलेगी। कोल्हापुरी चप्पल को लेकर लग्जरी फैशन ब्रांड प्राडा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 सरकारी संस्थाओं से समझौता किया है, जिसके बाद आमतौर पर 300 रुपए में बिकने वाली कोल्हापुरी चप्पल की कीमत 85,000 तक पहुंच जाएगी। देसी चप्पल का ये ग्लोबल अवतार होगा। भारतीय चप्पल का सफर इंडिया टू इटली देखिए इन तस्वीरों में। देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो इन चप्पलों को नहीं पहचानता हो। हाई स्कूल या खासकर विश्वविद्यालय के दिनों में ज्यादातर लोगों के लिए इसकी पहचान सस्ता, सुंदर और टिकाऊ चप्पलों के तौर पर रही है। हालांकि अब इन मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मिलने जा रही है, जिसके बाद से परदेश में इसका भाव सोने जैसा हो जाएगा। कोल्हापुर के जवाहर नगर और सुभाष नगर इलाके की गली गली में हाथों से बनने वाली ये चप्पलें 7 समंदर की दूरी तय करेगी। दुनिया भर के रईसों के बीच खास पहचान रखने वाला इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा ने इन कोल्हापुरी चप्पलों के लिए समझौता किया है, जिसकी वजह से ये कोल्हापुरी चप्पलें फरवरी से दुनिया भर में मौजूद उसके 40 रिटेल स्टोर में मिलने लगेंगी। जो स्टोर तक नहीं पहुंच सकते वो प्राडा की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे खरीद पाएंगे। अब लोग कोल्हापुरी चप्पल को एक ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में देखने लगे हैं। मेरे लिए असली महत्व यह नहीं कि किसने क्या कॉपी किया, बल्कि यह है कि हमारी कोल्हापुरी चप्पल की पहचान अब दुनिया भर में हो रही है। मैं तो प्राडा का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से कोल्हापुरी चप्पल को एक ग्लोबल पहचान मिली। अब लोग हमारी कला, हमारे कारागिरों और हमारे प्रोडक्ट की गंभीरता से लोग देखने लगे हैं। आमतौर पर 300 से शुरू होकर 1,000 रुपए की कीमत में मिलने वाली ये कोल्हापुरी चप्पलें प्राडा के स्टोर्स पर करीब 85,000 रुपए में मिलेंगी। महाराष्ट्र में लेदर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली सरकारी संस्था लिटकॉम के अलावा प्राडा ने कर्नाटक की संस्था लिटकर से भी समझौता किया है। इस समझौते के तहत पहले चरण में 2,000 जोड़ी कोल्हापुर चप्पलें बनेंगी। प्राडा मार्केट में आने से हम नेशनल लेवल पे सीमित थे। प्राडा की वजह से हम लोग अभी इंटरनेशनल लेवल पे गए और जो भी अभी प्राडा की वजह से होगा, ये धंधे के लिए अच्छा ही है, धंधा बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बराबर इधर के कारागिर लोगों को इंडियन मार्केट को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्राडा इंटरनेशनल ब्रांड है। उनके अभी मार्केट में जो दाम पेपर में पढ़ के सुन रहे, वो दाम में इंडियन मार्केट वाले लोग नहीं खरीद सकते। कोल्हापुर चप्पलें हल्की, नरम और आरामदायक भी मानी जाती हैं। कोल्हापुरी चप्पलों को महाराष्ट्र और कर्नाटक की पारंपरिक हस्तशिल्प कला से ही जोड़कर देखा जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले कारीगर हर जोड़ी को बेहद प्यार और मेहनत से बनाते हैं। हाथों से तैयार करने की वजह से एक जोड़ी चप्पल को अस्तित्व में आने में समय लगता है। कारीगरों की कड़ी मेहनत और उनका हुनर ही कोल्हापुरी चप्पलों को आकर्षक और सदाबहार बनाती है। हालांकि सबसे बड़ी यूएसपी इसकी कम कीमत रही है। ऐसे में प्राडा की तरफ से इसकी प्राइसिंग हजारों रुपए किए जाने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है।
अभी कोल्हापुरी चप्पल जो एक डाइंग आर्ट था, जो हम लोग बोलते हैं कि संपत चाललेली कला होती, अभी जो डाइंग आर्ट था वो वापस से रिवाइव होना चालू होगा, क्योंकि लोग जब ज्यादा खरीदते हैं तो जो आर्टिजन्स के लड़के हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो सोचती है कि हाँ यहाँ पे स्कोप है, हम लोग को फिर से ये काम चालू करना चाहिए। तो एक उम्मीद दिख रही है कि जो बच्चे लोग थे, जो बाहर सेल्समैन में जा चुके हैं, जो औरत लोग अपने बाहर के होम वर्क में जा चुके हैं, वो वापस से कोल्हापुरी चप्पल के कामों में आएंगी। इस साल जून में प्राडा कंपनी उस समय विवादों में घिर गई थी जब उसने एक ऐसी चप्पल पेश की जिसका डिजाइन पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों से काफी मिलता जुलता था। विवाद बढ़ने के बाद प्राडा की एक टीम ने कोल्हापुर का दौरा भी किया, जहां उसने कारीगरों और दुकानदारों से मुलाकात की जो ये चप्पल बनाते और बेचते हैं। उस यात्रा के 6 महीने बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारी संस्थाओं से समझौते का रास्ता तैयार हुआ। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सैर सपाटे की और उसके साथ साथ ज्ञान बढ़ाने की। वैसे तो माना ही जाता है कि सैर सपाटा करने से बहुत सी जानकारियां मिल जाती है और इंसान का नजरिया व्यापक हो जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर के बारे में बताने वाले हैं जहां जाकर वाकई आपकी आंखें खुल जाएंगी। खबर मुंबई से है और मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में एक नई गैलरी खोली गई है जो हजारों साल के इतिहास का दीदार कराती है। देखिए इस रिपोर्ट पर। प्राचीन मूर्तियां, कलश, बर्तन और औजार समेत इन तमाम धरोहरों में अतीत के सहारे न केवल अनमोल ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी मिल सकती है, बल्कि भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों के बीच मजबूत रिश्तों के बारे में भी जाना जा सकता है। ये तस्वीरें मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में खोली गई नई गैलरी की हैं। मुंबई यानी कि साउथ मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम सालों से है और न केवल देश बल्कि दूसरे भी देशों की जो संस्कृति है, जो प्राचीन चीजें हैं, जिनमें वस्त्र है, शस्त्र है, अस्त्र है, वो यहाँ रखी गई हैं। एक छोटे से शुल्क दे करके लोग अपने परिवार, स्कूल वाले अपने बच्चों के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं और अपने क्वालिटी टाइम को देखते हुए अपने मोबाइल में तस्वीरें भी खींचते हैं, इसके अलावा वीडियोस बनाते हैं और हर वो चीज़ रखी गई है कुछ इस तरह से। उसके नीचे बाकायदा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होता है कि कौन से साल में बनाया गया है और कहां से लाया गया है, इसकी खासियत क्या है। यहाँ पर 300 ऐसी सामग्रियाँ रखी गई हैं जिनसे 5000 साल पहले के इतिहास की परतें खुल सकती हैं और देश दुनिया के बीच संबंधों की खास समझ भी बन सकती है। आइडिया ये है कि हम भारत के इतिहास को विश्व के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में दिखा सकें और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल के लोगों के लिए, स्पेशली जो यंग हमारी देश की जनता है, उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एंशंट इंडिया का एंशंट वर्ल्ड में क्या रोल था, क्या कंट्रीब्यूशंस इंडिया की तरफ से हुए जो आज भी एंशंट वर्ल्ड में देखे जाते हैं और एंशंट वर्ल्ड से इंडिया ने क्या सीखा, वो इंडिया में कहाँ कहाँ देखा जाता है। म्यूजियम की इस गैलरी में भारत के अलावा मिस्र, ग्रीस, रोम और चीन समेत तमाम क्षेत्रों की सामग्रियों की नुमाइश की जा रही है। इन्हें कुवैत, लंदन, बर्लिन, ज्यूरिख और एथेंस के म्यूजियम से 3 साल के लिए लोन पर लाकर यहाँ रखा गया है। साथ ही प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की झलक भी यहाँ दर्शाई गई है ताकि लोगों को उनकी खूबियों के बारे में पता चल सके। जिस गैलरी में अभी हम खड़े हैं वो इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर आधारित है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये धौलावीरा जो शहर है गुजरात में, हड़प्पन शहर है, उसका एक मॉडल हमने तैयार किया है। इसको बीच में दिखाने का मकसद ये था कि हम लोगों को समझा पाएँ कि दुनिया के जो पहले शहर थे और स्पेशली साउथ एशिया में जो पहले शहर थे वो हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, लोथल और उसमें से धौलावीरा भी एक है जो अभी गुजरात में है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने जो शहर बसाए उनको किस तरह से उन्होंने प्लान किया, वहाँ पानी को किस तरह से सहेजा गया। जो हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात अभी करते हैं वो ऑलरेडी 5-6 हज़ार साल पहले इन शहरों में शुरू हो चुका था। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हर घर को बहुत खूबसूरती से प्लान किया गया, सड़कें प्लान की गई, यहाँ पे किसान किस तरह रहते थे, जो क्राफ्ट्समैन हैं वो किस तरह से रहते थे, वो सब दिखाने के लिए हमने इस मॉडल को तैयार किया है।
म्यूजियम की इस गैलरी को 4 वर्षों में तैयार किया गया है। इसमें देश के भी अलग अलग संग्रहालयों से लाई गई सामग्रियां पेश की गई हैं। किस तरीके से गैलरी बनाई गई है, और ये 3 फ्लोर हैं और इन तीनों ही फ्लोर्स में एक से बढ़कर एक चीजें रखी गई हैं। जैसा कि नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथ साथ दूसरे भी राजा महाराजा जिन्होंने सालों देश चलाया, अपना राज्य चलाया, उनसे जुड़ी चीजें, उनके जो वो युद्ध में जो चीजें इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीजें, हर कुछ एक यहाँ पर रखी गई है और आराम से लोग आकर के अपने क्वालिटी टाइम बिताते हैं। इस म्यूजियम को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को न केवल प्राचीन सामग्रियों के बारे में जानकारी हासिल हो, बल्कि शानदार और खुशनुमा एहसास भी हो। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।